डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक कंटिन्यूएशन है। यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, एमए पॉल साइंस सीरीज को, कल हम लोगों ने सुदीप्ता कविराज के ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियन स्टेट और उनका जो आर्टिकल था इंचैंटमेंट ऑफ स्टेट या इंचैंटमेंट ऑफ इंडियन स्टेट, उसी कंटिन्यूएशन में सेम टॉपिक पे थॉमस पैंथम ने भी लिखा है इंडियन नेशन स्टेट फ्रॉम प्री कॉलोनियल बिगनिंग टू पोस्ट कॉलोनियल रिकंस्ट्रक्शन। ये दोनों आर्टिकल इतना ज्यादा मिलता जुलता है, एक ही तरह के आर्गुमेंट है। तो यदि आपने कल का वो वीडियो को ठीक से देखा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा परेशानी होनी चाहिए और इन दोनों को मिला के आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट अस बिगिन दिस एक्सप्लेनेशन। द इंडियन नेशन स्टेट फ्रॉम प्री कॉलोनियल बिगनिंग टू पोस्ट कॉलोनियल रिकंस्ट्रक्शन, थॉमस पैंथम। इससे पहले कि हम इनके विचारों को थोड़ा डिस्कस करें इस आर्टिकल में, थॉमस पैंथम की मैंने जो एक बुक पढ़ी है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट या इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो जो इन्होंने एडिट की है, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। और मैंने आप बहुत सारी चीजें उस बुक से लेके आपको पढ़ाई थी जब आपने IPT 2 के लिए पर्टिकुलरली आपने वो मेरे थॉट सुने होंगे जो बहुत सारे थॉमस पैंथम के एडिटेड बुक से आते हैं। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में लिखते हैं। इनकी जो ये आर्टिकल मैंने पढ़ी तो इट इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड देन मेनी अदर आर्टिकल जो मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके लिए। ये जो आर्गुमेंट है वो मतलब उसका एक जिस्ट जैसा जिसमें है कि जो इंडिया का जो प्री कॉलोनियल स्टेट, जो कविराज भी कहते हैं, वो बहुत ही अलग था जो अभी हम स्टेट की परिकल्पना करते हैं। फिर से यदि आप एक बार देखिए तो स्टेट क्या है, एक अमूर्त, इनटैंजिबल काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में और ओवर ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन पीपल सोवरेन है। उसके ऊपर कोई इंटिटी नहीं है उसको कंट्रोल करने वाला, और इस टेरिटरी और इस पॉपुलेशन के ऊपर उसका एक तरह का कंट्रोल है इन टर्म्स की उसकी जो बातें हैं, जो लॉ है, उसको सभी मानते हैं, उसको पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देते हैं, उसकी लेजिटिमेशन है। और उसका बेसिकली उसका जो काम क्या है कि ये जो पीपल हैं वो शांति से रहें, अच्छे से रहें, गुड लाइफ जो है लीड करें, उसके लिए व्हाट्सोएवर उन्हें उसे करना होता है स्टेट को, वो स्टेट एक्सपेक्टेड होता है करने के लिए। और दूसरे स्टेट इसी तरह की जो पॉलिटिकल इंटिटी है वो उसको मान्यता देते हैं। इसको एक तरह से यदि आप देखिए तो ये हाईएस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का, यदि इस पॉपुलेशन को आप पॉलिटिकल कम्युनिटी मानते हैं तो। गवर्नमेंट, जुडिशियरी, कोर्ट कचहरी, पुलिस, आर्मी, पार्लियामेंट, ये सब स्टेट के मूर्त रूप हैं, टैंजिबल फॉर्म है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन स्टेट इन सब के ऊपर की परिकल्पना है। जो अभी मॉडर्न स्टेट हम देखते हैं, जो इंडियन स्टेट, वो या यूरोपियन स्टेट, इंग्लैंड इंग्लिश स्टेट, अमेरिकन स्टेट, वो बहुत डिफरेंट है जो बहुत पहले स्टेट की परिकल्पना होती थी इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में। इंडिया में जो प्री कॉलोनियल, यदि कॉलोनी को एक हम वाटरशेड माने, 1757 यदि आप रख लीजिए, तो इसके पहले का जो कॉलोनियल, प्री कॉलोनियल स्टेट जो थी, उसकी बहुत ही अलग उसका रूप था। ये कविराज भी कहते हैं और पैंथम भी कहते हैं। अभी का जो थॉमस पैंथम कहते हैं कि अभी जो इंडियन स्टेट को हम देखते हैं वो रफली इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडर्न एपरेटस ऑफ द कॉलोनियल स्टेट। वो लगभग वो कॉलोनियल स्टेट का ही एक मॉडर्न रूप है या इंडियन वर्जन है कह लीजिए। नेशन, जो इंडियन नेशन जो है, वो थॉमस पैंथम कहते हैं और कविराज भी कहते हैं कि ये स्वतः जनित एक नेशनलिज्म की भावना इंडिया में नहीं पैदा हुई जैसे कि यूरोप में 400-500 साल पहले पैदा हुई या 400 साल पहले। ये एंटी कॉलोनियलिज्म के फॉर्म में नेशनलिज्म बनी। आपने देखा कविराज क्या कहते हैं कि जो जो इंटेलिजेंसिया थे इंडिया के, उनको ये फील हुआ कि हमें नेशनल स्पिरिट नहीं है इसलिए हम गुलाम हैं। तो यदि हमें ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट के चंगुल से निकलना है तो हमें अपना खुद अपना नेशनलिज्म पैदा करना होगा और एक नेशन स्टेट बनाना होगा। तो वो एक कॉन्शियस काइंड ऑफ नेशनलिज्म था और स्टेट लेड था।
मतलब स्टेट ने नेशन को क्रिएट किया, ना कि नेशन ने स्टेट को क्रिएट किया, ये समझिए। एंड पोस्ट colonial modern Indian state is quite distinct from the pre-colonial Indian state. ये कविराज ने कितने आपको डिफरेंस बताएं कल हम लोग किए। इन बोथ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जो प्री कॉलोनियल इंडियन स्टेट था वो मार्जिनल रोल था उसका सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्डर में। वो पॉलिटिकली जो है कोर एरिया को ही देख पाता था। जो जो पेरीफेरीज थे उसको बहुत ही लेयर्ड ऑथोरिटी के थ्रू वो गवर्न कर पाता था। और जनता जो है वो बहुत अलूफ थी स्टेट से उनको ना तो कोई बहुत आशा थी थे, और ना ही कोई स्टेट से उनको कोई पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन चीज थी। जो जो सोशल लाइफ था वो हमेशा से कास्ट सिस्टम, वर्ण आश्रम धर्म और धर्मा का जो प्रिंसिपल था और ब्राह्मणिकल डॉक्ट्राइन और शास्त्रा से ही जो है वो गाइडेड होते रहे। यही बात हम लोगों ने कल भी देखा था। लेकिन फिर भी पांथम बोलते हैं कि इतना डिस्टिंक्ट होते हुए भी जो अभी का इंडियन स्टेट प्री कॉलोनियल स्टेट है, दोनों में कुछ कंटिन्यूटी भी है। कंटिन्यूटी है किस किस लोकस पे या डोमेन में? वो है कल्चरल पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है दोनों स्टेट में, प्री कॉलोनियल एंशिएंट इंडियन स्टेट और मॉडर्न इंडियन स्टेट में। वो कहते हैं कि इन सब चीजों से एग्जाम्पल देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो झलकता है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया विच इज भारत। यहाँ पे हम जो है एंशिएंट जो किंग भरत थे उसको हम, जो महाभारत में आते हैं, उसको इन्वोक किया जाता है। स्टेट का इम्बलम जो है वो मौर्यन काल का अशोका का सारनाथ लायन पिलर लिया जाता है। स्टेट का जो मोटो है सत्यमेव जयते, ये उपनिषद से लिया जाता है, मुंडक उपनिषद से। और अशोका का अगेन जो धर्म चक्र जो है वो स्टेट के नेशनल फ्लैग में दिखाई पड़ता है। और इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो ये कहती है कि हम इंडिया को एक विलेज रिपब्लिक बेस्ड जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें वो जस्ट एग्जाम्पल देते हैं कि एक कंटिन्यूटी तो है, भले ही इसका जो पॉलिटिकल स्वरूप है और इसका डोमेन जो है मॉडर्न इंडियन स्टेट का बहुत अलग है और बहुत विशाल हो चुका है, इसकी परिकल्पना भी बहुत अलग हो चुकी है, लेकिन फिर भी एंशिएंट स्टेट से इसका कुछ जो है कल्चरल पॉलिटिकल कंटिन्यूटी भी है। अब ये जो है सुदीप्ता कविराज के ही तर्ज पे ये कहते हैं, और ये स्पेसिफिक एग्जांपल दे कहते हैं कि मौर्यन एंड गुप्ता, अब इनका कहना है कि तीन जो है वो ग्रेट स्टेट फॉर्मेशन प्री कॉलोनियल में दिखता है, सेम एज कविराज। एक है मौर्यन एम्पायर ऑफ अशोका, गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्ता टू, और मुगल एम्पायर अंडर अकबर। इन तीनों के फीचर को यदि बहुत शॉर्ट में देखें तो मौर्यन एम्पायर, थॉमस पैंथम कहते हैं कि तब उसका उदय हुआ, इमरजेंस हुआ, जब सेपरेशन ऑफ टू व्हील हुआ। क्योंकि जो इंडियन आपको पॉलिटिकल थॉट मैंने पढ़ाया है कि वहां धर्म और डंडा, या धमा और अन्ना, या दीनदारी और दुनियादारी, इसका सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट रहा है। मतलब कि धर्म जो है जिसको रिलीजियस परसेप्ट कह लीजिए, मोरल ऑब्लिगेशन, राइटियसनेस या मोरल लॉ, यूनिवर्सल मोरल लॉ, उसका जो है वो पॉलिटिक्स पे बहुत प्रभाव रहा है। वो उसे सेपरेट कभी नहीं हो पाया, इवन राजधर्म। और यही इवन बुद्धिज्म भी सेपरेट करने की कोशिश किया था, लेकिन वो उतना सफल बाद में नहीं हो पाया। और अकबर के टाइम में आपने देखा कि दोनों रियल्म को बिल्कुल राजा में ही जो है किंग में अबुल फजल ने उसको जो है एसिमुलेट कर दिया, लेकिन फिर भी वो एक सेकुलर था, एक बहुत अलग टाइप की चीज। तो ये कहते हैं थॉमस पैंथम की मौर्यन स्टेट जो है तब उदय हुआ, इतना ग्रेट स्टेट, जबकि ये जो दो रियल्म है, पॉलिटिकल रियल्म को सोशियल रिलीजियस रियल्म से अलग किया गया। और उस समय बुद्धिज्म का जो है प्रादुर्भाव हुआ था, और वहां पे जो सोशल भी जो हिरार्की है उसको तोड़ा गया था। लगभग ऐसे कास्ट सिस्टम को पूरी तरह तो नहीं तोड़ दिया गया था, लेकिन पैंथम बोलते हैं कि एक तरह का मोरल इक्विटी पीपल के बीच में एस्टैब्लिश की गई थी। तो वो एक मोमेंट था, मतलब बुद्धिज्म का राइज, हिंदुइज्म के अगेंस्ट में रिवोल्ट, दो रियल्म को अलग करना, अलग होना, जिससे कि मौर्यन एम्पायर का जन्म हुआ था। इसकी जो लेजिटिमेसी थी वो बुद्धिस्ट धम्मा पे बेस्ड था, प्लूरलिज्म पे बेस्ड था, टॉलरेंस पे बेस्ड था। आप याद कीजिए कि अशोका ने अपने एडिक्ट में जो है वो धमा का रूल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो धमा है, दैट इज काइंड ऑफ मोरल राइटियसनेस, मोरल ड्यूटी।
वो मेरे ऊपर भी लागू होती है, राजा के ऊपर भी, और जिन पे राज किया जा रहा है हमारे पीपल पे भी, रूल एंड रूरल दोनों पे लागू होती है। और वो प्लूरलिज्म को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, टॉलरेंस उन्होंने एक्सेप्ट किया, और सोशल इक्विटी जो मैंने कहा, और वेलफेयरिज्म कि स्टेट का जो है धर्म है कि वो अपनी जनता का ध्यान रखे कि वो ठीक से जीवन यापन कर सके। केवल ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य ये मिले उस समय। तो ये सारी चीजें लेजिटिमेसी देती थी मौर्यन एम्पायर को। गुप्ता एम्पायर जो है वो ग्रेट कुछ मतलब 100 सालों, काफी 100 सालों बाद, मतलब 4th सेंचुरी एडी कह लीजिए, वहां पे नॉर्थ इंडिया में बनी, जो कि ब्राह्मणिकल एक तरह का हिंदू राज था। और उसकी जो लेजिटिमेसी थी वो ब्राह्मणिकल धर्म से आती थी, लेकिन उन्होंने भी प्लूरिज्म उस समय तक जो है, इवन साउथ में क्रिश्चियन लोग आ गए थे ट्रेडर, तो उनको भी उन्होंने जो है गले लगाया, और जितने भी और कल्चर के लोग थे उनको भी, और एक तरह से रीजनल ऑटोनॉमी भी दी, जो कि मौर्यन एम्पायर ने भी दिया था। और थर्ड जो ग्रेट एम्पायर था अकबर का, उसकी लेजिटिमेसी भी जो है, जैसे मैंने कल आपको बताया कि इंडो इस्लामिक कल्चर से आती है, जिसमें कि कविराज कहते हैं कि एरिस्टोटेलियन थॉट भी आ गया था, और वो भी उन्होंने भी प्लूरलिज्म और टॉलरेशन को अपनाया। आप देख सकते हैं इन तीनों में कॉमन क्या है, कि इंडिया में ग्रेट राज स्टेट वही हुए हैं जिन्होंने प्लूरलिज्म, टॉलरेंस को अपनाया है, जो होमोजेनाइज होमोजेनाइजेशन के तरफ नहीं जाते हैं, जो सबको एक करने की, एसिमुलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, वही यहाँ पे टिकता है। क्योंकि इंडिया बाय इट्स नेचर, जिस तरह से इंडिया बना है, जिस तरह से भारत का इमर्जेंस हुआ है एज ए नेशन, ये एक तरह का बहुत मल्टी रिलीजियस, मल्टी इथनिक, मल्टी लिंगुअल, मल्टी कल्चरल लोगों का देश है। तो यहाँ पे जो भी एक स्टेट बनेगा उसको टॉलरेंट होना पड़ेगा, उसको बुके ऑफ फ्लावर सॉर्ट ऑफ जो है वो थॉट लाने पड़ेगी, तभी वो बहुत साल तक चलेगा। एक फेज आ सकता है जहां पे कि आप ऐसा फील होता है नेशन में, हर नेशन में, कि एक पर्टिकुलर बहाव चल रहा है, एक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभव इंडिया में लगता नहीं है। वही इन बातों से निकलता है। दूसरा जो 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 बात यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, लेकिन वो ये है कि जो सोशल ऑर्डर में, जो कविराज कहते हैं, पैंथम भी वही बोलते हैं, कि सोशल डोमेन में इन स्टेट का रोल मार्जिनल था। वहां पे कास्ट सिस्टम, वर्ण आश्रम धर्म, और ब्राह्मणिकल डॉक्ट्राइन, कहीं कहीं पे बुद्धिज्म की भी, और एक तरह का जो इसको विलेज रिपब्लिक बोलते हैं, ग्राम पंचायत और जमींदार के थ्रू उसको निपटाना, इस पे ही उनका चलता रहा। इससे स्टेट को कोई खास, स्टेट का उस पे सॉवरेंटी नहीं थी, ना ही उस पे इंटरफेरेंस था। ये भी पैंथम कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि प्री कॉलोनियल इंडिया में इतने कम जो हैं बड़े स्टेट उभर पाए, जैसे अभी आपने जो एग्जांपल देखा। वो कहते हैं उसका कारण ये रहा कि इंडिया में जो पॉलिटिकल ऑथोरिटी रही, हमेशा वो एक तरह का लीनिएज, किनशिप नेटवर्क और प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज पे बेसिकली, प्राइमोर्डियल लॉयल्टी मतलब कि रिलीजियन की आइडेंटिटी, कास्ट की आइडेंटिटी, लैंग्वेज की आइडेंटिटी, लाइक दैट, तो उस पे बेस्ड रही। ये कभी भी जो है वेस्टर्न दुनिया के जैसा कोई एसोसिएशनल स्ट्रक्चर और इम्पर्सनल नॉर्म पे बेस्ड नहीं रहा। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने और इम्पर्सनल हो और एसोसिएशन बने, उस टाइप का इंस्टीट्यूशन नहीं था जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी। इस चलते यहाँ पे बहुत ग्रेट स्टेट नहीं बन पाए। जब जब ऐसा हुआ, थोड़ा बहुत होने की कोशिश हुई, तब तक कुछ कुछ स्टेट बने, लेकिन वो भी पूरी तरह से एसोसिएशनल स्ट्रक्चर और इम्पर्सनल नॉर्म पे बेस्ड नहीं थे। और ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी जो है उसने लगातार प्रोवाइड किया रिलीजियस सेक्रेड लेजिटिमेशन, जो लोकलाइज, जो डोमिनेशन, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता था, राजा, उसके ऊपर महाराजा एंड ऑल, मतलब किंग्स का जो लेयर था, उसको हमेशा लेजिटिमेसी ब्राह्मणिकल रिलीजियस सेक्रेड जो था वो लेजिटिमेशन था उसको, मतलब जिसको जो माना जाता था कि लेजिटिमेट इनका जो रूरल ये है, एक तरह से उसको रिलीजियस सैंक्टिटी थी, और वही लेजिटिमेसी जो है पीपल को स्वीकार्य होती थी। तो इस चलते यहाँ बहुत कोई ग्रेट जो है स्टेट नहीं बन पाया, ये थॉमस पैंथम कहते हैं।
यहाँ पे जो एक मार्जिनल रोल था स्टेट का सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको पैंथम जो है कास्ट सिस्टम की पिकुलरिटी से जोड़ के देखते हैं। और वो कहते हैं कि एक अजीब सी ये सिस्टम थी कास्ट सिस्टम, जिसपे तो कई कई रिसर्च हुए हैं, मैंने आपको शेयर किया है। उनका कहना था कि एक ये ना सोशियो पॉलिटिकल हेरारकी का भी एक फॉर्म था, बिल्कुल स्टेटस कोइस था, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते थे। और ये कह रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक हायरार्की यहाँ पे जो है कन्वर्ज कर जाते थे। मतलब आप देखेंगे कि जो सोशियली जो ऊपर हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, तो वो इकोनॉमिकली भी ऊपर हैं। और नीचे जो जो कास्ट अनटचेबल्स हैं, दलित हैं, वो सोशियली भी जो है वो सबसे लोअर पायदान पे हैं, लोअर हायरार्की में हैं। और इकोनॉमिकली भी, और पॉलिटिकली तो खैर उस समय पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था, लेकिन इकोनॉमिकली जो है लोअर है। तो पैंथम बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम एक ऐसा था जिसमें कि लोअर हायरार्की जो है कन्वर्ज कर जाता था, कि जो लोअर कास्ट हैं वो लोअर क्लास भी होंगे, लेकिन जो अपर हायरार्की थी उसमें डिवीजन था कि ब्राह्मण का रोल अलग है, क्षत्रिय का रोल अलग है इकोनॉमिकली। वैश्या जो है इकोनॉमिकली काफी प्रॉस्परस थे, लेकिन सोशल हायरार्की में नीचे थे। तो ऊपर में हायरार्की सोशियो इकोनॉमिक अलग अलग होती है, लेकिन नीचे में दोनों कन्वर्ज कर जाते हैं, ये उनका कहना था। और ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ, कभी कविराज ने भी कहा कि मार्जिनल रोल जो है स्टेट का और पॉलिटिक्स का सोशल लाइफ में होता था, वो अलूफ था। वो अपना रिलेटिव ऑटोनॉमी मेंटेन करता था, और स्टेट जो है इंटरनल सॉवरेनिटी उस तरह की नहीं थी जैसा आज होती है। सो बिकॉज ऑफ द सोशल ऑर्डर लेजिटिमाइज्ड बाय द रिलीजियस सैंक्टिटी, वर्ण आश्रम धर्म जैसे ब्राह्मणिज्म में, स्टेट वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सोशल हार्मनी, एंड दैट रोल वाज डन बाय धर्मा, ब्राह्मणिकल लेजिटिमाइज प्री गिवन सोशल ऑर्डर। तो ये हम लोग कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्टेट की एक तरह से यूटिलिटी ही बहुत कम थी इस तरह के सोशल लाइफ में, जो रिलीजियस सैंक्टिटी से गवर्न होती है, जो अपने आप खुद को सेल्फ गवर्न करती है। तो उसमें स्टेट का रोल ही कहाँ है, ये गांधीयन टाइप का हो गया, स्टेट लेस काइंड ऑफ सोशल ऑर्डर था। So state was only expected to maintain the varna ashram dharma, or जो normal foreign relation और law and order and like that. So it was a minimalist state, लेकिन ये minimalist state कोई liberal view वाला minimalist state नहीं था। ये वो state था minimalist जो कि social order में जिसकी marginal role है, because social order जो है self governed है based on religious sanctity and doctrine या brahmanical doctrine, varna ashram dharma. स्टेट हैड लिमिटेड फंक्शनल ऑटोनॉमी इन सोशियो रिलीजियस मैटर, बार बार वही बातें आ रही हैं। एक जो कविराज ने जो नहीं जिस एस्पेक्ट को छुआ था, वो पैंथम अपने आर्टिकल में छूते हैं। वो साउथ इंडिया के स्टेट के बारे में काफी कुछ लिखते हैं, और उसको वो कहते हैं कि वो उन्होंने स्टेन से लिया है, कि ये पिरामिडिकली, या वो पिरामिडियली बोलते हैं, पिरामिडिकली सेगमेंटेड स्टेट जैसा था। मतलब सेगमेंटेड क्या होता है, जैसे कि लाइक दिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आपने बहुत सारे वो देखे होंगे, जो ऑर्थोपोड्स होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं। हर सेगमेंट अपने आप में एकदम सेल्फ कंटेंट होता है, और वो सब मिल करके एक होल बनाता है। तो इस टाइप की जो है, लेकिन ये पिरामिड के फॉर्म में थी, हर सेगमेंट जो है अपने आप में पिरामिड है, लाइक दिस। तो ये साउथ इंडिया में वो कहते हैं कि जो पल्लवा, राष्ट्रकूट, चोला, विजयनगर एम्पायर जो है वो पिरामिडिकली सेगमेंटेड स्टेट की के जैसा दिखते हैं। वहां पे क्या है कि एक बड़ा राजा है, बिग राजा, और बहुत सारे छोटे छोटे राजा हैं, जो डुअल सॉवरेनिटी है, रिचुअली सॉवरेन ग्रेट किंग, जिसको कि रिचुअली उसको सॉवरेनिटी मिली हुई है, एंड पॉलिटिकल सॉवरेन लिटिल किंग who ruled local area as segments of a pyramidal political structure. जो लिटिल किंग है वो पॉलिटिकली सॉवरेन है, और जो ग्रेट किंग है वो किंग्स ऑफ किंग है, वो रिचुअली सॉवरेन है। तो डुअल सॉवरेनिटी है। लिटिल किंग अपना खुद का आर्मी रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, तो वो एक तरह से अ, अपने आप में सॉवरेन है। इसकी जो लेजिटिमेसी है वो ब्राह्मणिकल सैंक्टिटी से आती है, जिसको कि वो नाम देते हैं रिचुअली इनकॉर्पोरेटेड सॉवरेनिटी ऑफ किंग्स ऑफ किंग। अपने आप में स्पष्ट है जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। And it is a kind of interlinking of relatively self-sufficient, enduring and quite old localized society. जो सोसाइटी है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, लगातार सैकड़ों सालों से वो अपने को इंड्योर करती है, अपना उसकी व्यवस्था है, जो जनरली वही जो वर्ण आश्रम धर्मा या धर्मा से निकल करके आती है, अपना ओन कल्चर है, और उस सोसाइटी को इंटरलिंक करता है ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर।
और ये जो है सच स्टेट कंस्टिट्यूटेड ए फ्लूइड एंड इनडिटर्मिनेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये बहुत कोई फिक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था, उनकी बाउंड्री फिक्स नहीं थी और उनका कैपिटल भी शिफ्ट होता रहता था। तो ये जो है राजमंडला टाइप का आप समझ सकते हैं, जो सर्किल ऑफ सर्कल्स, उसमें हमेशा जो है कन्फ्लिक्ट और कन्क्वेस्ट चलता है और उसमें कैपिटल एंड बाउंड्रीज दोनों शिफ्ट होते हैं इस टाइप की। तो ये एक पार्ट वो कहते हैं कि साउथ इंडिया एक अलग जैसा जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और स्टेट की परिकल्पना करता है, पिरामिडिकली सेगमेंटेड स्टेट। मुगल स्टेट पे जो है सेम दोनों की व्यू जो है कविराज और इनका लगभग एक है, लेकिन ये थोड़ा सा और पैंथम जो है उसको एक एक नाम देते हैं, पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक स्टेट। पैट्रिमोनियल स्टेट क्या होता है, जहां पे कि जो किंग होता है, सुल्तान कह लीजिए, राजा कह लीजिए, वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह स्टेट को ट्रीट करता है। अ, मतलब कि स्टेट जो है वो उसने एक्वायर किया है और वो चाहे जैसे उसका जो है उपभोग करे, चाहे वो अपने लॉयलिस्ट में उसका बांट दे, उसकी जो बूटीज हैं, पोस्ट हैं एंड ऑल हैं। तो और सारा कुछ जो है वो किंग के लॉयल्टी पे डिपेंड करता है, आपका पावर जो है, आप कितने लॉयल हैं, पर्सनल लॉयल्टी और पर्सनैलिटी ऑफ द किंग जो है वही सब कुछ मायने रखता है इस तरह के स्टेट में। तो मुगल स्टेट एक तरह का पैट्रिमोनियल स्टेट था, ब्यूरोक्रेटिक स्टेट भी था, लेकिन उस तरह का ब्यूरोक्रेसी नहीं जो मैक्स बेवर देते हैं। ये मनसबदारी सिस्टम था, आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि दो रैंक होते थे, जाट रैंक और सवार रैंक। वो बेसिकली मिलिट्री सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिक्स था। अभी तो इंडिया में दोनों अलग अलग है, वहां पे वो मनसबदारी सिस्टम एक पिकुलियर था, जिसमें कि एक जो ऑफिसर होता था उसको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ घुड़सवार आर्मी जो है रखना पड़ता था, वो उसको सवार बोलते थे, सवार रैंक होता था। एक उसका जाट रैंक होता था जो उसकी बताता था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में किस रैंक पे जो है होती है। 10,000 का जो रैंक है सबसे हाई रैंक माना जाता था। तो और ये जो तो जो एक ही ऑफिसर वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करता था और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी करता था, और जब मुगल राजा को जरूरत पड़ती थी तो अपने वो सवार या घुड़सवार को वो लड़ाई के लिए भेजता था। और इन सब के खर्चे के लिए उसको दो प्रोविजन था, या तो उसको नगद में सैलरी दी जाती थी, या उसको कोई जमीन दे दिया जाता था जिसको जागीर कहते थे, उस जमीन के रेवेन्यू से अपने वो घुड़सवार सेना और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता था। तो इसलिए वो जागीरदार भी हो जाते थे क्योंकि उनको एक जागीर मिलती थी। तो तो मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम एंड सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन सब एक था मुगल में। बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर ये था। अकबर के काल आते आते तक मनसबदारी सिस्टम बहुत ही विशाल हो चुका था, बहुत ही वेल एस्टेब्लिश हो गया था, और वो बढ़ता चला गया। औरंगजेब के टाइम में वो वट वृक्ष के जैसा हो गया था। यही बातें यहाँ पे ये सब लिखी हुई हैं। इसकी जो लेजिटिमेशन हम लोगों ने देखा है इंडो इस्लामिक कल्चर में, जो इसमें कविराज कहते हैं कि उसमें एरिस्टोटेलियन थॉट भी घुस जाता है कि गुड लाइफ, इंडिविजुअल का इंडिविजुअल फ्लरिशमेंट जो है वो मेंटेन करना है या फैसिलिटेट करना है स्टेट को। उसके लिए प्लूरलिज्म, सोशल हार्मनी, टॉलरेंस ये रिक्वायर्ड है, इसलिए सुलह कुल की पॉलिसी पे अकबर जो है चलते हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बता दिया, मनसबदारी सिस्टम थी। यहाँ पे ये कहते हैं कि एक तरह का फेडरलिज्म था, जो रेवेन्यू सिस्टम था, टोडरमल लाए थे अकबर के टाइम में, वो बहुत वैरिड था। ऐसा नहीं था कि साउथ में वही रेवेन्यू सिस्टम था जो नॉर्थ में था। और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन भी हर रीजन का मुगल काल में अलग अलग था। तो मुगल स्टेट इसलिए एक तरह का पैचवर्क क्विल्ट, मतलब जैसे कि नहीं यहाँ वहां सिला हुआ जो एक रजाई होता है उस टाइप का दिखता था, वॉल टू वॉल कारपेट के जैसा नहीं दिखता था। ये बड़ा अच्छा, ये एक तरह का मेटाफोर बताते हैं कि मुगल स्टेट वाज मोर लाइक पैचवर्क क्विल्ट देन ए वॉल टू वॉल कारपेट। सो मुगल स्टेट जो है वो यूरोपियन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अपनाया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि वो पीछे रह गए, लेकिन उन्होंने जो आर्टिलरी में, बंदूक में, गन फायर में, इन सब को यूज किया। ऑफ कोर्स वो सी जो है और नाव बनाने में और उसमें वो बहुत पीछे रह गए, मतलब शिप बनाने में, क्योंकि इंडिया कोई नेवल पावर नहीं था, उसके चलते ही वो हारे। इसके अलावा उन्होंने जो है अपनी करेंसी मनी सिस्टम को भी मॉडर्नाइज किया। सिल्वर क्वाइन जो है, टका, वो एक बहुत बड़ा इनोवेशन था, उससे कई गुना जो है ट्रेड कॉमर्स बढ़ा और प्रॉस्पेरिटी इंडिया की बढ़ी। तो ये दो बातें वो कहते हैं। इसके अलावा थर्ड जो है मुगल
एक मॉडर्न एक और चीज थी जो मिशेल फूको बोलते हैं पावर नॉलेज रेजीम और डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, जो पैनोप्टिकन जो है वो जेल बनाना, उस तरह का एसलम, उस तरह का जो व्यवस्था जहाँ पे कि आप देख सको, आप नजर रख सको और सर्वे करो, इन्यूमरेशन करो, काउंट करो और लोगों को जो है गवर्नेबल बनाओ, ये भी मुगल ने बहुत ज्यादा किया, शुरू कर दिया था और उसी को कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई मुकाम पे पहुंचाया। तो उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज जो है पावर नॉलेज रेजिम बनाने में मुगल ने किया और डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म भी इन्होंने एक तरह से स्टैब्लिश किया। तो यहाँ पे आप देखिए पैंथम क्या कहना चाह रहे हैं कि मुगल स्टेट जो है वो पैट्रिमोनियल होते हुए भी ब्यूरोक्रेटिक था, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाता था, उसने कई सारे जो हैं ये किए, मॉडर्नाइज किए, जैसे कि अपने वॉरफेयर को, करेंसी सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसने जो है पावर नॉलेज जो रेजिम बनाने की होती है थ्रू सर्वे, इन्यूमरेशन, मेजरमेंट एंड डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को गवर्नेबल बनाने के लिए वो भी उन्होंने काम किया। तो एक प्रोटो मॉडर्निज्म जो है वो मुगल स्टेट में दिखती है, मतलब वहां दिखने लगता है कि इंडिया मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है। यदि ये डिसकंटिन्यूटी नहीं आती कॉलोनियल स्टेट का, तो इंडिया अपने तरीके से मॉडर्नाइज अलग ढंग से हो सकता था इसी लाइन पे। अकबरियन मुगल स्टेट, यदि हम इसको नाम ऐसा कह सके, अकबर का मुगल स्टेट ऑल्सो एक्सेप्टेड रीजन रैशनलिटी एंड एडॉप्टेड मोर फ्रेंडली अप्रोच टुवर्ड्स डिफरेंट सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि दीन इलाही तक लेकर के आए, मतलब उसमें यह था कि रीजन रैशनलिटी जो इनलाइटनमेंट का जो चल रहा था, ऑफ कोर्स इनलाइटनमेंट तो उस समय कोई मायने नहीं था, उसके कई सौ साल बाद वो यहाँ पे वो भी दिखती है कि डिफरेंट फिलॉसफी को अकोमोडेट करना, डिफरेंट थॉट को अकोमोडेट करना। तो मुगल पर्टिकुलरली अकबर के टाइम में वो स्टेट बहुत ही उन्नत रूप में था। ये अलग बात है कि डिफरेंट रीजन के चलते उसको जो है ब्रिटिश एम्पायर से जो है हार माननी पड़ी। और एक टीपू सुल्तान जैसे भी जो है स्टेट के वो जिक्र करते हैं थॉमस पैंथम, जो कि एक पैट्रिमोनियल सुल्तानित सल्तनत स्टेट कह सकते हैं। उसमें वो कहते हैं कि सारी लेयर हट जाते हैं, वो फेडरलिज्म टाइप का हट जाता है। जो किंग होता है वो एक तरह का ग्रेट सेनापति होता है, वो आर्मी का जनरल होता है और वो एक तरह से टोटल डायरेक्ट कंट्रोल उसका अपने सब्जेक्ट के ऊपर होता है और कांस्टेंट वॉरफेयर से अपनी जो है वो राज्य को बचाए रखता है। उस टाइप का भी अनदर वेरिएंट भी वो कहते हैं। अब यदि हम इसी कंटिन्यूटी में चलें तो सेम कविराज के जैसा ही ये ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट को एक ब्रेक मानते हैं और उसके जो फीचर्स थे वो कहते हैं कि एक तरह का प्रोटो स्टेट कह सकते हैं, प्रोटो मॉडर्न स्टेट ऑफ कॉलोनीज या प्रोटो स्टेट ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी कह सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से स्टेट नहीं था अभी के सेंस में और पूरी तरह से मॉडर्न नहीं था और कॉलोनियल था। ये कहते हैं कि पैंथम कहते हैं 1857 के बाद जो डायरेक्ट रूल ब्रिटिश का शुरू हो गया तो वो प्योर मॉडर्न कॉलोनियल स्टेट में कन्वर्ट हुआ इंडिया। वहां पे जो ब्यूरोक्रेटिक रेशनलिटी जो वेबर की थी उससे यहाँ का ब्यूरोक्रेसी बनाई गई, जो इम्पर्सनल था, कैरियर ओरिएंटेड था, डिवीजन ऑफ लेबर था, रूल पे आधारित था, जो जो अभी हम लोग जानते हैं। मॉडर्न स्टेट इंस्टीट्यूशन बने, यहाँ तक कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, पुलिस, आर्मी, ये सब जो अभी हम देखते हैं वो उसी समय में बने। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होना शुरू हो गया, जैसे टेलीग्राफ, बाद में टेलीफोन भी, एंड सारे जो जितने भी मॉडर्न हो सकते हैं, रेलवेज हुआ, पोस्टल एंड ऑल। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस भी जो हैं वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस यूज होने लगे। ये जो स्टेट था ये यूनिटरी था, याद कीजिए ये कोई फेडरल स्टेट नहीं था। कॉलोनियल स्टेट जो था वो इंग्लैंड यूके के जैसा यूनिटरी था, सॉवरेन था हर मायने में, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, इंटरनल सॉवरेनिटी, उसमें कोई मार्जिनल सॉवरेनिटी या मार्जिनल यूटिलिटी उसकी नहीं थी सोशल ऑर्डर में, और एकदम प्योरली सेंट्रलाइज स्टेट था। बट फॉर सोशल स्टेबिलिटी एंड लेजिटिमेसी इट कंटिन्यूड सम स्टेट ट्रेडिशंस ऑफ पास्ट। ये बनाए रखा उन्होंने, इवन मुगल दरबार भी लगाते थे कई साल तक, मुगल के रूप में ही मुगल की जो ट्रेडिशन थी उसको जारी रखा, ऑफ कोर्स 1857 के बाद नहीं। अलाउड रिलीजियस पर्सनल लॉ, इन्होंने जो है मुस्लिम के पर्सनल लॉ को अनटच छोड़ दिया, हिंदू
पर्सनल लॉ को छोड़ दिया, जनरली सोशल रिफॉर्म करने से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अपने को दूर रखते थे। उन्होंने कॉन्शियसली कोशिश की कि जैसे गुप्ता मौर्यन मुगल चलाते थे उस टाइप से चलाएं, जहां पे कि जो विलेज रिपब्लिक है वो अपने ही वर्णाश्रम धर्म या अपने ही रिलीजियस डॉक्ट्राइन से अपने को मैनेज करें। और हम लेकिन फिर भी ये प्री कॉलोनियल स्टेट से बहुत ज्यादा दखल जो है वो सोशियो इकोनॉमिक एरिना में रखता था, और उसकी सॉवरेंटी जो है वो चैलेंज नहीं थी इंटरनल मामलों में भी। लेकिन कास्ट हायरार्की को और विलेज रिपब्लिक को, ग्राम पंचायत को, उसमें जमींदार के रोल को लगभग इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो इंडिया में जरूरी है। कॉलोनियल स्टेट रूल 2/3 ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड 4/5 ऑफ इस पॉपुलेशन। आपको पता है कि 1/3 जो है वो प्रिंसली स्टेट रूल करते थे, और वो भी इन्होंने ब्रिटिश ने पैंथर में कहना है कि जानबूझ के किया, जिससे कि उनकी लेजिटिमेसी बनी रहे, जिससे लोगों को फील हो कि एक कंटिन्यूटी है। वो छोटे छोटे जो राजे रजवाड़े थे जो 500 से भी ज्यादा, वो लोगों को ये फील कराते थे कि अभी भी हमारा अपना राजा है, अपना रूलर है, जबकि वो एक्चुअली जो है एक तरह के पैरामाउंटेंसी जो है उस पे कॉलोनियल रूल का था, वो ब्रिटिश एम्पायर के एक छोटे वैसल के रूप में काम करते थे। तो ये था। गॉट इनिशियल सपोर्ट फ्रॉम नेटिव फाइनेंशियल एंड मर्चेंट कैपिटलिस्ट का, ये कल भी मैंने बताया कि क्योंकि ये जैसे बंगाल में भी देखिए जगत सेठ एंड अदर जो हैं, उन लोगों ने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को शुरू में हेल्प किया, पलासी की लड़ाई में हेल्प किया, क्योंकि उनका मानना था उस समय में कि मुगल जो स्टेट है वो उसकी जो फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलिट्री है, और वो सब नोच के ले जाते हैं, उससे कुछ भी जो है सेविंग नहीं हो पाती है, हम रिच नहीं हो पाते हैं। तो उनका ये फील था कि जो लिबरल कैपिटलिज्म पे बेस्ड जो कॉलोनियल रूल होगा वो बेटर होगा बिजनेस क्लास के लिए। ऐसा हुआ भी थोड़ा बहुत। सो ये जो कॉलोनियल स्टेट था, ये कल भी हम लोग डिस्कस किया था कि ये दोनों से अलग था। जो ब्रिटिश स्टेट था उस समय में उससे भी, और जो प्री कॉलोनियल स्टेट इंडिया का था उससे तो अलग था। ब्रिटिश स्टेट से इसलिए अलग था कि ये एक सिविलाइजेशन मिशन का रूप था, एक बारबरिक पीपुल को रूल करना, उनको सेल्फ गवर्नेंस सिखाना, वो व्हाइट मेंस बर्डन जिसको वो कहते थे। तो इसीलिए यहाँ पे वो उस तरह के इंडिविजुअल राइट बेस्ड फंडामेंटल राइट, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस वो मेंटेन नहीं करते थे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो वो ब्रिटेन में करते थे। यहाँ पे एक तरह का कोएर्सिव, डंडे के जोर पे चलाने वाला, और थोड़ा बहुत रूल ऑफ लॉ कहने को है लेकिन काफी बर्बरता दिखाने वाले जालियांवाला बाग से, और आप रॉलेट एक्ट और इन सबको याद कीजिए, गैगिंग एक्ट एंड ऑल। तो मतलब ये जो है एक तरह का उस तरह का सभ्य राज नहीं था जो ब्रिटिश स्टेट था अपने पीपुल पे जो करता था, और उसको वो जस्टिफाई भी करते थे कि ये संभव नहीं है। और इंडियन जो प्री कॉलोनियल स्टेट था उससे तो बहुत मायने में ये अलग था। ये उससे काफी ज्यादा मॉडर्न था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करता था, मॉडर्न इम्पर्सनल रैशनलिस्टिक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इसका था, ये एसोसिएशनल था, इम्पर्सनल था, कोई लीनिएज और किन्सी पे बेस्ड नहीं था, मेरिट पे बेस्ड था एक तरह से। और ये जो है जो जो मॉडर्न जो स्टेट के जो लक्षण होते हैं वो सारे इसमें थे, लेकिन इसका जो इंटेंट और कंटेंट था वो कोलोनियलिज्म के चलते थोड़ा बर्बरतापूर्ण, वायलेंस और इम्परफेक्ट था एज फार एज लोगों के साथ, सिटीजन के साथ जो रिलेशन होता है स्टेट का। और स्टेट की जो एक्टिविटी थी वो कई गुना बढ़ गई थी इन कंपैरिजन टू प्री कॉलोनियल स्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाता था, फॉरेस्ट से लेके इरिगेशन से लेके पोस्टल, टेलीग्राफ, रेलवेज एंड ऑल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल खोलना, सोशल रिफॉर्म भी करता था, सर्वेज, सेंसस, इन्यूमरेशन, मेजरमेंट, जो जो मिशेल फुको बोलते हैं, वो काफी बढ़ चुका था, वो नॉलेज पावर रेजीम जो क्रिएट करना होता है। बट इट वॉज इसेंशियली एन एक्सप्लॉयटेटिव apparatus ऑफ अनइक्वल वेल्थ एक्सचेंज, जिसको कि बाद में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला। कि इसका बेसिक काम क्या था कि इंडिया जैसे कॉलोनीज को ग्लोबल कैपिटलिस्ट ऑर्डर, जिसका कोर जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड था, उसमें इंटीग्रेट करना इस तरह से कि आप उसके कच्चे माल को और रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकें, और इसको एज ए मार्केट ट्रीट कर पाए अपने फैक्ट्रीज के जो फिनिश प्रोडक्ट थे। सो इंस्टीड ऑफ सीकिंग मोरल पॉलिटिकल लेजिटिमेसी by accepting the sovereignty of dharma and spirituality,
द कोलोनियल स्टेट इटसेल्फ बिकेम सोर्स ऑफ लॉ। इन्होंने जो है प्री कॉलोनियल स्टेट के जैसा वो धर्मा और स्पिरिचुअलिटी को सॉवरेन नहीं माना, अपने को सोशल डोमेन से बिल्कुल काटा नहीं, ये खुद जो है पॉजिटिव लॉ के सोर्स हो गए, और इट्स लेजिटिमेसी वाज इंस्ट्रूमेंटल। जो कल भी मैंने आपको बताया कि वो यूटिलिटेरियन था, कंसेक्वेंसलिस्ट था, कि व्हाट सर्विस इट प्रोवाइड्स टू द पीपल। ये देखो कि क्या हम आपको बेहतर राज दे पा रहे हैं कि नहीं, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दे पा रहे हैं कि नहीं, हम बेहतर आपको वेलफेयर सर्विस दे पा रहे हैं कि नहीं, हम बेहतर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हैं कि नहीं, बेहतर सुरक्षा दे पा रहे हैं कि नहीं। यदि हम ये दे रहे हैं तो फिर आप ये मत सोचो कि हम एलियन हैं, चाहे यहाँ के हैं। मतलब कंसेक्वेंसलिस्ट था, यूटिलिटेरियन था, जिस पे बेस था ये। एंड एक ये भी डिस्कस करते हैं पैंथम की, जो न्यू मिडिल क्लास पैदा हुआ, जो लॉर्ड मैकेले की एजुकेशन को पढ़ा हुआ था, जो यहाँ क्लर्क और ऑफिसर का काम करता था ब्रिटिश राज में, और वो ब्रिटिश राज के का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, लिबरलिज्म, लिबरल कैपिटलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, उसका वो समर्थक बना, वो अंग्रेजी बोलने वाला था। इनको आशा थी कि वो न्यू मिडिल क्लास इनको लेजिटिमेसी देगा और एक तरह का इनको परपेचुइटी देगा, इंडिया में चलने के लिए रिवोल्ट नहीं होगा। लेकिन बाद में वही न्यू मिडिल क्लास जो है वो लीडर बना नेशनल मूवमेंट का, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द देख लिया कि ये राज जो है एक्सप्लॉयटेटिव है, और उसका ये भी एस्पिरेशन हुआ कि यदि इसको हम हटा दें तो ये जो इंडियन स्टेट होगा उस पर हम जो है अपने तरीके से एक न्यू सिविलाइजेशन लाने के लिए रूल कर सकते हैं। तो ये न्यू मिडिल क्लास जो है लीडर बना नेशनल मूवमेंट का। अब जो है पोस्ट कॉलोनियल इंडियन स्टेट बना आजादी के बाद, उसकी जो कुछ फीचर पैंथम कहते हैं जो बहुत ज्यादा सुदीप्ता कविराज से मिलती है, कि ये जो है डेमोक्रेटिक स्टेट बना, सेकुलर बना, डेवलपमेंटल बना, जिसको कि ग्रैनविल ऑस्टिन जो है सीमलेस वेब बोलते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन स्टेट की परिकल्पना करता है, जो डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, डेवलपमेंटल है, नेशनल यूनिटी को मेंटेन करता है। और इसकी एस्पिरेशन ये थी कि इंडियन स्टेट जो है, इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट वुड अशर न्यू सिविलाइजेशन, जो कि इंडियन जो ग्रेट सिविलाइजेशन है उसको एक नए एरा में ले जाएगा। इट विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, जो मैंने अभी आपको बोला सीमलेस वेव। द स्टेट वुड सस्टेन एंड बी सस्टेन बाय प्लूरलिस्ट सिविक कम्युनिटेरियन नेशनलिज्म। यहाँ पे वही जो ओल्ड जमाने से मौर्यन, गुप्ता, मुगल का चल रहा था, कि ये स्टेट जो है वो एक बुके ऑफ फ्लावर जैसा होगा, प्लूरलिस्ट होगा, और यहाँ पे सिविक कम्युनिटेरियन नेशनलिज्म लाया जाएगा। जो नेशनलिज्म किसी रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, किसी एक लैंग्वेज पे बेस्ड नहीं है, एक कल्चर पे बेस्ड नहीं है, बल्कि ये एक सिविक कम्युनिटेरियन, मतलब कि एक सिविक रिलीजन है, सिविक कल्चर है, और सब मिल करके जो है, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, कल्चर, लैंग्वेज, इथनिसिटी, लेकिन सब मिल करके, इसलिए क्योंकि हम एक भूभाग पे रहते हैं, हमारा एक फेट है, और एक तरीके से हमने अपने इंडिपेंडेंस को लिया है, तो एक साथ कदम से कदम मिलके हम आगे फ्यूचर में चलें और एक न्यू सिविलाइजेशन बनाएं। सो सिविक कम्युनिटेरियन नेशनलिज्म, इस टाइप की परिकल्पना की गई, जिसमें टॉलरेंस होगा, जिसमें माइनॉरिटी राइट जो है सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मेजोरिटी को जो है ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो अपीजमेंट हो रहा है। इस टाइप का एक बहुत ही फाइन बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई। तो एक सेकुलर स्टेट बना, हुज रिलेशन टू प्री एग्जिस्टिंग प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी वुड बी ट्रांसडेंटल। मतलब एक सेकुलर स्टेट वो होता है, उस तरह का बना, जिसमें कि जो प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी है, रिलीजन की, लैंग्वेज की या इथनिसिटी की, स्टेट उस सब से ऊपर है, उन सब से ऊपर है। आप यदि इंडियन हो तो आपकी जो जो नीचे की आइडेंटिटी है वो खत्म नहीं होती है। आप एक मुस्लिम हो सकते हो, एक मुस्लिम तमिल हो सकते हो, आप एक नॉर्थ ईस्ट के जो है क्रिश्चियन हो सकते हो, लेकिन आप इंडियन हो। तो इंडियन जो आइडेंटिटी है वो मल्टी लेयर्ड आइडेंटिटी थी, ना कि एक सिंगुलर आइडेंटिटी। इंडियन स्टेट गिविंग शेप फॉर्म टू इंडियन नेशन, जो मैंने बोला कि स्टेट ड्रिवन नेशनलिज्म रहा इंडिया में, और अभी भी स्टेट का एक काम है कि वो आज भी जो है इंडियन स्टेट गढ़ता है कि इंडियन नेशनलिज्म क्या है, उसको दिशा और दशा उसकी जो है तय करता है। सो इंडियन नेशन स्टेट बोथ एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटी, भीखू पारेख को इन्होंने उल्लेख किया है कि ये जो है दोनों ही है, ये कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज है जो प्लुरलिज्म कहता है,
और ये एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल भी है। सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी झलकता है। फेडरलिज्म वाज इनबिल्ट इनटू द आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट। मतलब जिस तरह से जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट चला वो ऐसा देखता ही था कि इंडिया एक फेडरल होगा। कांग्रेस की जो जो स्टेट लेवल एसोसिएशन जो यूनिट बनी, स्टेट यूनिट, वो फेडरल बेसिस बनी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी, और उसने प्रण किया था कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, जो 1935 में आई भी। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो फेडरल स्ट्रक्चर आना उसकी नियति थी। लेकिन चूंकि उस समय में होलोकास्ट था, मार काट और ऐसी सिविल वॉर जैसी इंडिया में हुई थी कि वो फेडरलिज्म बहुत सेंट्रलाइज फेडरलिज्म बना, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। तो सेकुलरिज्म और सेंट्रलाइजेशन दोनों उस समय की जो परिस्थिति थी, जिसको पॉल ब्रास बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म जो है वो फियर ट्रेपिडेशन में हुआ, कोई होप एस्पिरेशन में नहीं हुआ, क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा था। तो उसके चलते हमारा ये दो फीचर जो है बहुत उभर के आता है। एक सेकुलरिज्म, जिससे कि सब में जो है बना रहे हार्मनी, टॉलरेंस और माइनॉरिटी राइट, और दूसरा सेंट्रलाइजेशन, लेकिन फिर भी हम लोगों ने फेडरलिज्म को बनाए रखा। द आइडिया of India as a composite, secular, pluralist nation state did not lose कह लीजिए its value after the partition. पार्टीशन ने बहुत आहत किया इसको कि एक मुस्लिम स्टेट बनी पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे, लेकिन चूंकि वहां 60 मिलियन मुस्लिम गए, यहाँ 40 मिलियन छूट गए, तो अभी भी इंडिया बुके ऑफ फ्लावर ही रहा। अभी भी यहाँ सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड नॉर्थ ईस्ट एंड मल्टी इथनिसिटी, ट्राइबल सभी यहाँ पे एक साथ हैं। तो ये प्लूरलिज्म जो है वो बना रहा, सेकुलर स्टेट हमने बनाया, और कंपोजिट कल्चर हमारी जो है बनी रही। इसकी सैलियंस जो है या इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई एक नेशन स्टेट अलग बन जाने से, रिलीजन के बेसिस पे पाकिस्तान के बनने से, ये पैंथम कहते हैं। फाइनली पैंथम जो है एक स्केच करते हैं कि जैसे ये करीब 80s 90s में लिखी गई है ये आर्टिकल, तो ये स्केच करते हैं कि चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ये तो मैंने आपको 2 वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए ही बनाया था जब आप लोग बीए ऑनर्स में थे, तो उसमें मैंने इसको काफी इलॉबरेट किया है। वो कहते हैं कि सेकुलर स्टेट से एक हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट की तरफ इंडिया बढ़ रहा है। ये सुदीप्ता कविराज भी ये बात कहते हैं। और सोशल जस्टिस एक प्राइम प्लैंक होने के बजाय अब स्टेट जो है वो मार्केट फ्रेंडली लिबरलाइज स्टेट ज्यादा दिखता है। ये दो चेंज दोनों ही ऑथर कहते हैं। और इसका एक कारण भी रहा है कि स्टेट की लेजिटिमेसी घटी है, गवर्नेबिलिटी, मतलब लोगों को गवर्न करना मुश्किल हुआ है, मास मूवमेंट आए हैं। अभी आपने देखा कैसे गवर्नेबिलिटी जो है किसान आंदोलन से कैसे अफेक्टेड हुई, कि 1 साल से ज्यादा जो है किसान सड़कों पे स्क्वाट करते रहे। इन सब से गवर्नेबिलिटी आपकी घटती है। फिस्कल जो है वायबिलिटी इंडिया की ट्रबल में पड़ी, जिसके चलते स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम करना पड़ा। डेवलपमेंट जो है आहत हुआ, हमारी इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रही है। और ये जो शिफ्ट है इस तरह का, ये बहुत पहले से हो गया। कई लोग सोचते होंगे कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट में हो रहा है, ये इंदिरा गांधी के टाइम में 1970 से ऐसा शुरू हो गया। और 80 से दोनों ऑथर बोलते हैं कि इंदिरा गांधी ने ही हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को एक तरह से जन्म दिया इंडिया में। टू काउंटर राइजिंग रीजनलिज्म, जो इंदिरा गांधी के टाइम में शुरू हुआ, पंजाब, कश्मीर, असम, नॉर्थ ईस्ट, और लिंग्विस्टिक पॉलिसी साउथ में, इंदिरा गांधी लीन टुवर्ड्स रिलीजियस मेजोरिटेरियन अप्रोच, और जो अब पूरी तरह से फुल ब्लोजम हो गया है आरएसएस और बीजेपी के एक तरह से रेजिम और आइडियोलॉजी में। टू ब्रेक द सो कॉल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, सी स्टार्टेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 80 से ही। और ये कई लोग ये सोचते हैं कि 1991 से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, ऐसा नहीं है, 1980 से ही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हो गई। तो दोनों ही जो ट्रेंड अभी हम इंडियन स्टेट का देखते हैं, हिंदू मेजोरिटेरियन निज्म एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये दोनों इंदिरा गांधी के ही टाइम में शुरू हो गई थी। Religious majoritarian approach to electoral democracy and cultural nationalism is being pursued by the current BJP ruled Indian state. ये तो हम लोग जानते ही हैं, अभी वही बहाव चल रहा है। Policy of economic liberalization also continued under all successive government
सिंस 1980s। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं कि हिंदू मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ऑफ लेट कल्चरल नेशनलिज्म एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये हर सक्सेसिव गवर्नमेंट पिछले 40 सालों में लगभग कह लीजिए इंडिया में जो आई है वो उसको लगभग बढ़ाई है। अभी वो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा प्रोनाउंस फॉर्म में है, पर्टिकुलरली कल्चरल नेशनलिज्म एंड हिंदू मेजोरिटेरियन। लेकिन इसकी शुरुआत जैसा मैंने आपको कहा वो काफी पहले हुई और वो एक ट्रेंड बना कि इंडिया जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो अच्छा है बुरा है ये आगे हिस्ट्री ये तय करेगा कि क्या है, लेकिन अभी जो है वो ये ऑथर आपको बता रहे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग इट एंड ऑल द बेस्ट। यदि आप गाइड अभी तक आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए, आपको यूजीसी नेट के लिए भी हेल्प करेगा। इस तरह से जुड़ें और मैं कोशिश करूंगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट मेरे लिए हो रहा है इतनी सारी चीजों को, लेकिन आपको डेफिनेटली कुछ कुछ और टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे जिससे कि कुछ तो आपको हेल्प हो ही पाए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में। ओके, सो सी यू वेरी सून विथ सम न्यू टॉपिक। बाय।